नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक विशेष रूप से एक खास अवधारणा जिसका प्रयोग समाजशास्त्र में हम आवश्यक रूप से करते हैं। सामाजिक संरचना। इस संरचना पे बात करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको और भी समाजशास्त्र की जानकारी मिल सके। इससे संबंधित किताबों का अवलोकन करने के लिए हम आपसे कहते हैं कि एक किताब तो है समाजशास्त्र सिंघवी गोस्वामी की, हरिएम जॉनसन की सोशलॉजी, इसका अवलोकन कर सकते हैं। और साथ में एनसीईआरटी की किताबों का भी अवलोकन किया जा सकता है। इसके अलावा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटीज़ का जो स्टडी मटेरियल है उसका भी अवलोकन किया जा सकता है। अब बात आती है सामाजिक संरचना क्या है। संरचना, पहली बात तो हम देखते हैं संरचना क्या है, क्योंकि संरचना कहते ही एक ऐसा स्ट्रक्चर सामने आता है जो कि एक तरह से मूर्त रूप में हमको दिखाई पड़ता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर समझ में आता है जैसे कि हम कह सकते हैं मनुष्य का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसी तरह से इसको समझने के लिए एक बिल्डिंग के आधार पर हम समझ सकते हैं। जैसे एक बिल्डिंग में कई कमरे होते हैं, एक ड्राइंग रूम होता है, एक बाथरूम होता है, एक टॉयलेट होता है, एक किचन होता है। इन सब से मिलके एक स्ट्रक्चर बनता है बिल्डिंग का। लेकिन ये सब व्यवस्थित ढंग से एक दूसरे घरों में बनाए जाते हैं। इसके लिए आर्किटेक्ट ये चीज़ तय करता है। कहने का मतलब यहाँ पर है किसी भी बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर में अनेक कमरे निश्चित जगह बने होते हैं। वो बिल्डिंग किसी के मकान का भी हो सकता है या फिर किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हो सकता है। वहाँ पर उसका एक आकार होता है। वो एक स्थायी आकार होता है, उसमें गति नहीं होती। उसी तरह से मनुष्य की बात अगर हम करते हैं तो मनुष्य का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनाता है। उन्हीं कोशिकाओं के आधार पर प्रत्येक के शरीर में दिल होता है, फेफड़े होते हैं, साथ में यकृत होता है। तमाम तरह की जो पार्ट्स हैं उन सब से मिलके एक स्ट्रक्चर बनता है। इस आधार पर आँख, कान, मुंह, नाक, हाथ, पैर, ये इन सब से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि जब तक हम उस स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक हम सामाजिक संरचना को नहीं समझेंगे। यानी मनुष्य अनेक आधार पर बना होता है जिनमें प्रत्येक का होना आवश्यक है। इसी तरह से जानवरों का स्ट्रक्चर है। जानवरों का एक आकार होता है, उस स्ट्रक्चर के आधार पर वो पहचाने जाते हैं। इसी तरह से पेड़ पौधों का भी एक आकार होता है। जड़ होती है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं। इस तरह से एक पेड़ पौधों का एक आकार होता है। उसके आधार पर हम उसको समझ सकते हैं, जो कि एक तरह से जड़ अवस्था है। एक ऐसी अवस्था है, स्थिर अवस्था है, जो होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से हम विभिन्न समाजों का आकार भी होता है। उस आकार के आधार पर वो समाज पहचाने जाते हैं। जैसे वो आकार भारतीय समाज का होता है। भारतीय समाज का आकार यानी भारतीय समाज की सामाजिक संरचना अमेरिका के सामाजिक संरचना से अलग हो सकती है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो प्रत्येक सामाजिक संरचना में एक ही होती है। जैसे अगर हम बात करें, हमने बात की कि मनुष्य में अनेक कोशिकाएं होती हैं, अनेक अंग होते हैं। वो अंग एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। उस आधार पर वो अपने आप में एक फंक्शन करते हैं। जैसे अगर हाथ है, पैर है, वो आपस में उसमें खून का दौर चलता है, सब कुछ है। उस तरह से एक शरीर का आकार मिलता है। उसी तरह से समाज में भी इसकी अनेक इकाइयां हैं जो आपस में जुड़कर एक सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। अगर इसका एक पार्ट को कहें, इसमें समितियां हैं, संगठन है। समितियां संगठन में जैसे परिवार है,
स्कूल है, क्लब है, मंदिर है, औद्योगिक संगठन है, श्रमिक संघ है, राजनीतिक दल है। ये सब मिलके साथ में एक दूसरा पार्ट अगर इसका कहें, सामाजिक मूल्य हैं, संस्थाएं हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जनरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं और आदतें हैं। ये सब मिलके सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए, सामाजिक संरचना में जहां हम एक मूर्त पक्ष की बात करते हैं वहीं अमूर्त पक्ष की बात भी करते हैं। यानी सामाजिक संरचना में जहां हम समिति की बात करते हैं वहां संस्थाओं की बात भी करते हैं। जहां पर हम औद्योगिक संगठन की बात करते हैं वहां पर राजनीतिक संगठन की बात भी करते हैं, राजनीतिक दलों की बात भी करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, प्रथाओं की बात करते हैं। वो सारे मिलके एक सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। कार्य करते हुए जो ढांचे का निर्माण करते हैं, मतलब ये जो संस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, इनका होना अति आवश्यक है। यानी किसी पर्टिकुलर समाज में, चाहे वो भारतीय समाज हो, अमेरिकी समाज हो, प्रत्येक समाज में एक आकार होता है जिसके आधार पर उसकी सामाजिक संरचना समझी जा सकती है। अगर किसी समाज को समझना है, किसी देश को समझना है, तो उसके सोशल स्ट्रक्चर को समझना होगा। जब तक सोशल स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक वो समाज, वो देश नहीं समझ में आएगा। इसलिए जरूरी है, क्योंकि वहाँ की संस्थाएं कैसे वर्क करती हैं, वहाँ संस्थाएं किस तरह से व्यवहार करती हैं, वहाँ परंपराएं कौन सी हैं, वहाँ प्रथाएं कौन सी हैं, वहाँ समितियाँ किस तरह की हैं, वहाँ एक तरह से श्रमिक संघ कैसे हैं, वहाँ राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं, वहाँ कौन सी प्रणाली है, अधिकारी तंत्र है या फिर राजतंत्र है या फिर प्रजातंत्र है, किस तरह का रूप है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, अर्थात प्रत्येक समाज में एक सोशल स्ट्रक्चर होता है, उसी के आधार पर समाज समझा जाता है। इस संदर्भ में अनेक समाजशास्त्रियों ने जो दृष्टिकोण दिए हैं उनके आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे रडकिल ब्राउन ने सामाजिक संरचना के घटक मानव प्राणी हैं, मतलब मानव प्राणी में एक तरह से उसके घटक माना गया है। स्वयं संरचना तो व्यक्तियों की क्रमबद्धता है जिनके संबंध संस्थात्मक रूप से परिभाषित एवं नियमित होते हैं। मतलब हम कहें, अनेक व्यक्ति से मिलकर समाज बनता है, उनमें क्रमबद्धता है। कोई पिता है, कोई माता है, कोई पुत्र है, कोई अफसर है, कोई दूसरे पद पे है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। एक क्रमबद्धता है। समाज बचपन से लेकर अंतिम समय तक क्रमबद्ध ढंग से कार्य करता है, लेकिन उनके कार्यों को कंट्रोल कौन करता है, वो संस्थागत रूप से परिभाषित किया जा सकता है। कहने का मतलब, सामाजिक संरचना में व्यक्तियों के बीच जो संबंध होते हैं, उन संबंधों का संबंध कैसे डेवलप होते हैं। अगर वो संबंध नहीं है तो सोशल स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। व्यक्तियों के ढेर को हम सामाजिक संरचना नहीं कह सकते। जिस तरह से हमने बात की थी, हम ईंटों के ढेर को, सीमेंट के ढेर को हम बिल्डिंग नहीं कह सकते। जब एक मिस्त्री उचित क्रम में उनको जोड़ता है, आकार देता है, तभी हम उसको संरचना कहते हैं, बिल्डिंग कहते हैं। उसी तरह से संस्थाएं और साथ में समितियां कार्यों को करने के लिए अनेक तरह के व्यवहार निश्चित करती हैं, जिसके आधार पर कार्य संभव होता है। इसी तरह से समाज में अनेक लोग होते हैं, लेकिन उनके बीच संबंध होना बहुत जरूरी है, और उन संबंधों में एक तरह से संस्थागत रूप होना जरूरी है, अर्थात संस्थात्मक रूप से वो संबंध परिभाषित होने चाहिए। मतलब उनकी सैंक्शन होनी चाहिए। जब तक कि उनकी सैंक्शन नहीं होगी तब तक वो संबंध समझ में नहीं आएंगे। इसके अलावा रडकिल ब्राउन ने ही आगे जिक्र किया है, मानव प्राणी संबंधों के जटिल जाल द्वारा संबंधित होता है। वो जाल बहुत जटिल होता है। किसके संबंध किससे कैसे हैं। एक टीचर्स का स्टूडेंट के बीच संबंध, स्टूडेंट का स्टूडेंट के बीच संबंध, टीचर्स का समाज के दूसरे लोगों के बीच संबंध, टीचर्स का प्रिंसिपल के बीच संबंध, टीचर का मैनेजमेंट के बीच संबंध, ये जटिल जाल फैला हुआ है। माता का पिता के बीच संबंध, पिता का बच्चों के बीच संबंध,
इस तरह से ये संबंधों का जाल बहुत जटिल है। सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग वास्तविक रूप से विद्यमान संबंधों के इसी जाल को निर्दिष्ट करने के लिए करता हूं। मतलब यहाँ रेडक्लिफ ब्राउन ने विशेष रूप से सामाजिक संबंध हैं उनके जाल को वास्तविक रूप से समझने के लिए, यानी वास्तविक रूप से विद्यमान जो संबंध है उसको निर्दिष्ट करने के लिए सामाजिक संरचना को बताया है। यानी विशेष रूप से देखें, ये जाल ऐसे नहीं है कि जो मछली पकड़ने वाला जाल है, ये जाल ऐसा है संबंधों का जो अमूर्त होता है। ये संबंध कैसे बनते हैं, कैसे चलते हैं, ये सब संस्थागत रूप से परिभाषित है। टीचर किसे कहेंगे, स्टूडेंट किसे कहेंगे, माता किसे कहेंगे, पिता किसे कहेंगे, उनके पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, व्यवहार हैं, उसके आधार पर वो स्ट्रक्चर मिलके बनाते हैं। इसके अलावा पार्सन्स ने इस संदर्भ में बताया है, सामाजिक संरचना का अर्थ एक दूसरे से संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूह में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण की जाने वाली परिस्थिति और भूमिका की क्रमबद्धता से है। यहाँ पर पार्सन्स ने और क्लियर किया है कि जो सामाजिक संरचना है उसका डायरेक्ट रिलेशन है संस्थाओं से, एजेंसियों से, प्रतिमानों से और समूह में जो प्रत्येक व्यक्ति है वो क्या भूमिका ग्रहण कर रहा है, उसका स्टेटस क्या है और उस स्टेटस के अकॉर्डिंग रोल क्या है। जैसे एक पिता की बात हम करते हैं, वो एक पिता एक पत्नी का पति भी है, वो बच्चों के लिए पिता है, वो ऑफिस भी जाता है, वहाँ ऑफिसर भी है, वो समाज के दूसरों लोग के सोशल वर्कर भी हो सकता है, वो कहीं का चेयरमैन भी हो सकता है। एक तरह से उसको अनेक भूमिकाएं अदा करनी होती है। उन सारी भूमिकाओं और परिस्थिति जो उसका स्टेटस है उसके आधार पर एक सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, सामाजिक संरचना बनती है जिसमें अनेक तरह की संस्थाएं उसकी मदद करती हैं, अनेक तरह की एजेंसियां मदद करती हैं, अनेक तरह के प्रतिमान उसको नियंत्रित करते हैं। इस तरह से पार्सन्स द्वारा ये बातें और क्लियर कर दी। इसी तरफ नेडल ने भी सामाजिक संरचना के बारे में बताने का प्रयास किया है। सामाजिक संरचना अनेक अंगों की एक क्रमबद्धता की ओर संकेत करती है। अनेक अंग जो होते हैं उनकी क्रमबद्धता को संकेत करती है। यह संरचना तुलनात्मक रूप से स्थिर होती है, लेकिन इसका निर्माण करने वाले अंग स्वयं परिवर्तनशील होते हैं। यानी इसको हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे मनुष्य का शरीर जो है ना, उनकी एक क्रमबद्धता है। हाथ कहाँ होगा, पैर कहाँ होगा, ये निश्चित है। आंख कहाँ होगी, मुंह कहाँ होगा, नाक कहाँ होगी, ये निश्चित है, क्रमबद्धता है। लेकिन ये तुलनात्मक रूप से स्थिर है। नाक है तो वहीं है, नाक कहीं और नहीं होगी, मुंह जहाँ है वहीं होगा। लेकिन जो उसका निर्माण करने वाले अंग है स्वयं में परिवर्तनशील है। नाक तब तक नाक है, नाक तब तक मेंटेन रहेगी तब उसके जरिए ऑक्सीजन ली जाए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाए। आंख का फंक्शन है देखने का काम, वो अपने आप में परिवर्तनशील है लेकिन स्थिर है। वही चीज सोशल स्ट्रक्चर में कि यहां पर हम जब सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अपने आप में वो स्थिर है, लेकिन वो एजेंसीज अपने आप में काम करती है। एक व्यक्ति पिता है, परिवार का मुखिया है, वो निश्चित है, स्थिर है, लेकिन वो तब तक पिता है जब तक बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। पति पत्नी के बीच जो व्यवहार है वो निश्चित ढंग से करता रहे। अगर वो ठीक ढंग से नहीं तो वो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। उसी तरह से पूरी सोसाइटी में प्रत्येक के कार्य हैं। नाई का काम बाल काटना है, पंडित का काम पूजा पाठ करना है। वो काम चेंज हो सकते हैं लेकिन जिनका काम जो है वो काम निश्चित है। टीचर का काम पढ़ाना है, टीचर पढ़ाएगा। इसी के साथ अनेक लोगों के जो काम है वो काम अपने ढंग से करते रहते हैं, तो सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं सामाजिक संरचना का आशय विभिन्न सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक रूप से स्थिर और प्रतिमानित संबंधों से है। यहां पर ये क्लियर होती है बात है कि इनमें स्थिरता पाई जाती है
और प्रतिमानित संबंधों भी दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर सामाजिक संरचना समझी जाती है। इस आधार पर कुछ पॉइंट हमारे समझ में आते हैं। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी होती है। जैसा कि अभी हम जिक्र रहे थे कि प्रत्येक सामाजिक संरचना स्थायी होती है, वो परिवर्तनशील नहीं होती है। जिस आधार पर हम कह सकते हैं, परिवार के अंदर हम मानते हैं परिवार का स्ट्रक्चर क्या है, एक पति पत्नी और उनके बच्चे। एक पति पत्नी के रूप में भी परिवार है, जो कि स्थायी है, परिवर्तनशील नहीं है। इंटरनली उनके जो व्यवहार हैं वो होते हैं, क्योंकि वरना तो वो परिवार ही नहीं बनेगा। इसी तरह से एक बहुत बड़ी स्कूल कॉलेज की बात करते हैं, बड़े धार्मिक संगठनों की बात करते हैं, यानी प्रत्येक देश के अंदर, प्रत्येक समाज के अंदर इस तरह के अनेक लोग अपने अपने कार्य करते हैं, लेकिन वो सब स्थायी हैं। इसके साथ साथ ये सामाजिक संरचना में इसके बीच आपस में संबंध होते हैं। ये संबंध निश्चित होते हैं, ये संबंध किसी व्यवहार के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे भी हमने विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा कही गई बातों के बीच जिक्र किया, ये संबंध एक निश्चित व्यवहार के अनुसार, जैसे हमने बात की थी, टीचर का काम क्या है, पढ़ाना। अगर वो पढ़ा नहीं रहा है, बच्चों से बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो टीचर नहीं है। अर्थात वो संबंध तभी बनेंगे जब वो टीचर बच्चों को पढ़ाएगा। स्टूडेंट अगर नहीं पढ़ेगा तो वो स्टूडेंट नहीं है। समाज में एक प्रधान है, किसी गांव में जो प्रधान है, अगर प्रधान की तरह से एक्टिविटीज नहीं करेगा तो वो प्रधान नहीं है। एक समाज सेवक, जिसको समाज सेवक जनता कहती है, वो उसके व्यवहार है। इस तरह से पूरे समाज में अनेक एजेंसीज, अनेक लोग मिलकर संबंध को डेवलप करते हैं, संबंध को एक तरह से स्थापित करते हैं। इसके साथ साथ यह एक क्रमबद्धता है। जैसे हमने कहा, इनमें क्रमबद्धता पाई जाती है, यानी कहाँ पर कौन सा अंग होगा, कहाँ कौन काम करेगा, ये स्टेप बाय स्टेप है। पहले छोटी क्लास में पढ़ता है बच्चा, फिर बड़ी क्लास में पढ़ता है, फिर उससे बड़ी क्लास में पढ़ता है, यानी पहले जूनियर हाई स्कूल, फिर माध्यमिक, इसी तरह से फिर डिग्री, फिर यूनिवर्सिटी। ये क्रमबद्धता जैसे वहाँ दिखाई पड़ती है, उसी तरह पूरी सोसाइटी में क्रमबद्धता दिखाई पड़ती है। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, उसमें क्रमबद्धता दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ अनेक उपसंरचनाएं भी हैं सोसाइटी में। ये उपसंरचनाएं अनेक समाजों में ये उपसंरचनाएं बनती हैं। इन उपसंरचनाओं के आधार पर भी हम सामाजिक संरचना को समझ सकते हैं। ये उपसंरचनाएं, जैसे मैंने कहा, पारिवारिक उपसंरचना हो सकता है, कोई राजनीतिक दल उपसंरचना हो सकता है, कोई सामाजिक संगठन उपसंरचना हो सकता है। इन उपसंरचनाओं के आधार पर हम सामाजिक संरचना को समझ सकते हैं। साथ में ये है, ये अमूर्त होती है, इसे अस्पर्श यानी स्पर्श नहीं किया जा सकता, अमूर्त होती है। हमने बिल्डिंग की बात तो ये कह दी कि ये मूर्त है, लेकिन यहाँ पर हम सामाजिक संरचना की चूंकि बात कर रहे हैं, तो सामाजिक संरचना एक तरह से अमूर्त अवधारणा है, अमूर्त रूप है। जैसे कि संबंध अमूर्त है, संबंधों को देखा नहीं जा सकता, लेकिन लोगों के व्यवहारों के आधार पर हम ये महसूस करते हैं कि ये संबंध बने। वो संबंध टीचर का हो सकता है, परिवार के लोगों का हो सकता है, देश के अनेक लोगों का हो सकता है। हम किसको प्रधानमंत्री मानते हैं, हम किसको मंत्री मानते हैं, किसको एक पर्टिकुलर व्यक्ति मानते हैं, डॉक्टर किसको कहते हैं, इंजीनियर किसको कहते हैं, बुद्धिजीवी किसको कहते हैं। ये बुद्धिजीवी, डॉक्टर, इंजीनियर, ये समाज के जितने भी लोग हैं, उन सब के व्यवहारों के आधार पर हम ये मानते हैं कि वो वर्क कर रहे हैं। इस तरह सामाजिक संरचना में अनेक एजेंसीज मिलके जब व्यवस्थित रूप से, अर्थात समितियां और संस्थाएं मिलकर कार्य करती हैं, तो उससे एक सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, लेकिन वो एक अमूर्त पक्ष है। इसके कुछ एलिमेंट्स भी हैं, उन एलिमेंट्स के आधार पर, तत्व के आधार पर हम इसको और समझने का प्रयास करें। सामाजिक मूल्य प्रणाली, प्रत्येक सामाजिक संरचना में एक मूल्य प्रणाली निश्चित होती है, अर्थात कुछ मूल्य होते हैं, कुछ व्यवहार होते हैं,
कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जिनके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है या नियंत्रित होता है। हम कह सकते हैं वो मूल्य अगर किसी सोसाइटी में नहीं है तो सामाजिक संरचना नहीं बन सकती है। जैसे मैंने कहा, परिवार के मूल्य हैं। परिवार के मूल्य हैं आवश्यकताओं की पूर्ति करना। पति पत्नी के बीच कुछ मूल्य हैं। इसी तरह से परिवार से अपेक्षा की जाती है कि सोसाइटी के लोग आस पड़ोस के लोग से कैसा व्यवहार करें, क्योंकि परिवार दूसरे लोग की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। इसी तरह से एक सोसाइटी के अंदर टीचर्स के कुछ मूल्य हैं। इसी तरह से प्रत्येक अनेक लोग होते हैं, अनेक तरह के संबंध होते हैं, उनमें प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो उन मूल्यों के हिसाब से कार्य करे। इसके साथ साथ पद और भूमिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी जो प्रत्येक व्यक्ति को जो एक स्टेटस मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करना जरूरी है। प्रत्येक स्टेटस के साथ उसका रोल भी जुड़ा हुआ है। वो स्टेटस के हिसाब से वो काम करता है। यानी अगर किसी ऑफिसर से कहा गया है, एक डीएम है, उसकी कुछ भूमिकाएं हैं। एक भूमिका उसकी हो सकती है कि वो जिले के समस्त प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, वो भूमिका है। एक डीएम अपनी पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। साथ में अनेक भूमिकाएं उसकी हैं। लेकिन अगर डीएम जिले की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, जिले की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, तो वो वास्तव में सोशल स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं कर सकता। इस तरह से केवल एक डीएम या एसपी या परिवार का एक मुखिया ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करता है स्टेटस के अकॉर्डिंग, अपने पद के अनुरूप, अब पद के अनुसार अगर वो निर्वाह करता है। जैसे डॉक्टर का काम है लोग की चिकित्सा करना, उसके हिसाब से वो कार्य करता है। इसी तरह से इंजीनियर का काम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर निर्धारित करना। इंजीनियर काम अनेक हो सकते हैं। अगर उनके हिसाब से अपनी भूमिकाओं को निभाता है तो वास्तव में सामाजिक संरचना का वो निर्माण करता है। यानी प्रत्येक स्थिति में पद के अनुरूप भूमिका का निर्वाह अति आवश्यक एलिमेंट्स है। शास्त्रीय प्रणाली, सैंक्शन प्रणाली, अर्थात सोसाइटी प्रत्येक काम के लिए कुछ सैंक्शंस देती है। अगर वो सैंक्शन है तब तो वो काम करना है, अगर सैंक्शन नहीं है तो वो कार्य नहीं करना। क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि समाज में विघटित व्यवहार नहीं होते, विघटित व्यवहार होते हैं, लेकिन 100 में अगर 10 विघटित व्यवहार हो रहे हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम शरीर में कह सकते हैं, शरीर में तरह तरह की समस्याएं भी आती, तरह तरह की बीमारियां भी पैदा होती है, लेकिन इसका मतलब स्ट्रक्चर खत्म नहीं होता। इसी तरह से समाज में भी अनेक तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, विघटित व्यवहार होते हैं, अनेक तरह के क्राइम्स होते हैं, लेकिन वो क्राइम की संख्या, क्राइम हम किसको कहेंगे? जो समाज से विपरीत व्यवहार होता है। उसी तरह से अगर उस व्यवहार को भी परमिशन दे दी जाए तो सोशल स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, वो एक तरह की बीमारी है। इसी तरह से सैंक्शन जिसकी है उस व्यवहार को प्रेरित करने के लिए प्रयास किया जाता है। ये सैंक्शंस सोसाइटी देती है, ये सैंक्शन सरकार दे सकती है। मतलब उन सैंक्शन का होना, उन शास्त्रियों का होना अति आवश्यक है किसी भी सामाजिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। क्योंकि अगर वो सैंक्शंस नहीं होंगी तो व्यक्ति व्यवहार कैसे करेगा, किस व्यवहार को सही मानेगा, किस व्यवहार को वो गलत मानेगा, ये वास्तव में प्रॉब्लम्स आएगी। इसके अलावा सामाजिक प्रक्रियाएं, प्रत्येक समाज में सामाजिक संरचना के लिए प्रक्रियाओं का होना भी जरूरी है। उनके बीच अंतर संबंध होना जरूरी है, व्यवहार होना जरूरी है। अगर वो सामाजिक प्रक्रियाएं नहीं होंगी तो वास्तव में, जैसे सहयोग की बात है, अगर वहाँ सहयोग नहीं होगा, अगर वहाँ संगठन नहीं होगा, अगर वहाँ पर एक दूसरे की मदद का दृष्टिकोण नहीं होगा, एक दूसरे के साथ व्यवहार नहीं होंगे, एक दूसरे का एहसास नहीं होगा, तो वास्तव में वहाँ पर हम काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाएं न होने पर भी सामाजिक स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना नहीं हो सकती। यानी सामाजिक संरचना के लिए सामाजिक प्रक्रियाओं का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ कुछ बिंदुओं पे हम बात कर सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है। यानी सामाजिक व्यवस्था कैसे बनती है? अगर सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग सही ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से
काम करते चले जाएं तो सामाजिक व्यवस्था बनती है जिसका विश्लेषण हो सकता है। समाज की सांस्कृतिक संरचना को समझना सरल हो जाता है। यानी ये एक तरह से सामाजिक संरचना के इसलिए भी जरूरी है कि समाज की जो सांस्कृतिक संरचना है उसको समझा कैसे जाए वो जानना सरल हो जाता है। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले हम उसके सोशल स्ट्रक्चर को समझें। इसलिए सोशल स्ट्रक्चर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब उसके सांस्कृतिक पक्ष को जानने के लिए जाते हैं तो पहले तो हमको स्ट्रक्चर पता चले। हमको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा तो हम उसके सांस्कृतिक संरचना को जान सकते हैं। अमेरिका कैसा है, अफ्रीका कैसा है, ऑस्ट्रेलिया कैसा है, पहले हमको उसके सोशल स्ट्रक्चर को जानना होगा। इसके साथ साथ नए प्रतिमानों को समझने में सामाजिक संरचना की अवधारणा विशेष महत्व। जो जितने भी नए प्रतिमान हैं उनको समझने के लिए हमको सोशल स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा। हमको आधुनिक व्यवहारों को समझने के लिए, नए तरह के व्यवहारों को समझने के लिए, नए प्रतिमानों को समझने के लिए हमको सोशल स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा। जब तक कि हम सोशल स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे उस देश के, उस स्थान के, उस समाज के नए प्रतिमानों को नहीं समझ सकते, वहाँ के व्यवहारों को नहीं समझ सकते। इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को समझें। विभिन्न समाजों की मौलिक जो भिन्नताएं हैं उसको समझना आसान हो जाता है। मतलब जो उसकी मौलिक भिन्नताएं हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम अमेरिकी समाज को जानना चाहते हैं, वहाँ पर भारत से कैसे अलग है वो, तो पहले वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को समझें। वो सोशल स्ट्रक्चर हमारे भारत के स्ट्रक्चर से अलग है। अफ्रीका के सोशल स्ट्रक्चर को जान के हम वहाँ की विभिन्नताओं को समझ सकते हैं, वहाँ के अलग दृष्टिकोण को समझ सकते हैं, वहाँ की जो मौलिक भिन्नताएं हैं उसको समझ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को पहले समझें। तो एक तरह से सोशल स्ट्रक्चर हमारी मौलिक विभिन्नताओं को समझने में मदद करता है। इसके साथ ही साथ व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति को समझना आसान हो जाता है। जो व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध होते हैं उनकी नेचर क्या है, इसके लिए भी सोशल स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब हम जर्मनी जाते हैं तो वहाँ की व्यक्तियों के बीच जो संबंध है वो नेचर कैसी है। अगर हम वर्तमान समय में जैसे कि हम चाइना के बारे में जानना चाह रहे हैं, चूँकि कोरोना, हम मानते हैं कोरोना की जो प्रॉब्लम्स आई वो चाइना के कारण आई। हम कभी कहते हैं चमगादड़ की वजह से आई, कभी कहते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से था, कभी कहते हैं ये आर्टिफिशियल रूप से था। ऐसी स्थिति में हम चाइना को जानने के कि चाइना ने ऐसा किया है या नहीं किया है, ये जानने के लिए पहले हमको चाइना के सोशल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तब हम समझ सकते हैं कि चाइना ऐसा कर सकता है या नहीं, इससे पहले किया है या नहीं किया है। मतलब कहने का हम वहाँ की सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए सामाजिक संरचना के समझने के बाद हम वहाँ पर जो व्यक्तियों का नेचर है, उनके संबंध कैसे हैं, व्यक्ति संबंधों का नेचर कैसा है। जैसे कि हम अक्सर ये कहते हैं कि वहाँ की सामाजिक संरचना के आधार पर यूज एंड थ्रू वाला मामला है। वहाँ पर हम ये मानते हैं उनके जो संबंध हैं उनके संबंधों में फॉर्मेलिटी है, उनके संबंधों में काफ़ी हद तक हम यूज एंड थ्रो वाला कंसेप्ट है। जैसे वहाँ की चीज़ों में यूज एंड थ्रो के आधार पर ये चाइनीज़ माल है, प्रयोग करो और फेंको, इस तरह से वहाँ के लोग के संबंध हो सकते हैं कि संबंधों में भी वही चीज़ दिखाई दे सकती है। लेकिन सबसे पहले वहाँ के उस स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। जब हम स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो उनके संबंध के नेचर को समझ सकते हैं। इसी तरह से सामाजिक व्यक्तित्व को समझना आसान हो जाता है। व्यक्तित्व क्या है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी को हमको समझने के लिए सामाजिक संरचना को समझना जरूरी है। तो सामाजिक संरचना के जरिए हम किसी की पर्सनालिटी को, किसी देश के लोग की पर्सनालिटी को समझना आसान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले सामाजिक संरचना को समझा जाए। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना के माध्यम से हम विभिन्न अवधारणाओं को, विभिन्न स्थानों पर लोग के व्यवहारों को, उनकी पर्सनालिटी को, संबंधों के बीच के व्यवहारों को, उनके नेचर्स को हम समझने का प्रयास करते हैं, नए प्रतिमानों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अर्थात वो सब चीज़ें सामाजिक संरचना के द्वारा ही संभव हो पाती है। अंत में हम ये कहते हैं कि सामाजिक संरचना को किसी व्यवस्था के ऐसे पक्ष के रूप में जो कि स्थिर पक्ष है,
समझ सकते हैं। जब हम, क्योंकि ये स्थिर पक्ष है और जो उसका जो फंक्शन है वो गत्यात्मक पक्ष है, जबकि समाज संरचना किसी भी व्यवस्था के लिए एक स्थिर पक्ष है, अर्थात ये स्थिर दृष्टिकोण है जिसके आधार पर हम सोसाइटी को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हमारी समझ में सामाजिक संरचना आ जाती है तो हम समाज के विभिन्न दृष्टिकोणों को आसानी से समझ सकते हैं। इस संबंध में हम आगे भी बात करेंगे।